जुड़ गए हैं। शरद जी, आपने भी पूरी बातें सुनी होंगी प्रधानमंत्री की। मध्य प्रदेश की धरती से, इस जमीन से, इस मंच से 2024 का एजेंडा सेट करने की कोशिश की और तमाम राष्ट्रीय मुद्दों को आज पीएम मोदी ने उठाया है। बिल्कुल जया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप कह सकती हैं कि 2024 और उससे पहले मध्य प्रदेश सहित जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उनका इलेक्शन कैंपेन मोदी जी ने लॉन्च किया है देश के हृदय प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। और ज़बरदस्त उन्होंने, जो मुझे लगा कि विदेश यात्रा पर थे वो करीब करीब 1 सप्ताह, और इस दौरान जो होमवर्क उनका रहा, क्योंकि पूरे देश दुनिया की हर चीज़ से वो अपडेट होते हैं, तो बहुत ही आज एक अलग ही किस्म के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने देखा, जिनमें 2 भूमिकाएं उनकी जो हमेशा से रहती हैं, वो दोनों भूमिकाएं हमने देखी। पहली भूमिका प्रधानमंत्री के नाते जो उन्होंने विपक्षी एकता पर चोट की 2024 और 23 के कैंपेन को लॉन्च करते हुए भोपाल से, उन्होंने गहरी चोट की। उन्होंने कहा कि घोटालेबाजों पर कार्रवाई हम करेंगे, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि जमानत पर छूटे हुए कुछ लोग, आप जानते हैं इशारा बहुत साफ है किसकी तरफ है, आरजेडी के जो अहम नेता है, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि घोटाले की कार्रवाई से घबराए नेताओं ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया पटना में, बड़ी चोट की। और फिर उसके साथ उन्होंने परिवारवाद पर चोट की और उसमें कांग्रेस का भी नाम लिया, उसमें उन्होंने आरजेडी का नाम लिया, उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, शरद पवार जी के एनसीपी का नाम लिया और चंद्रशेखर जी का भी नाम लिया दक्षिण से। और उन्होंने कहा कि आपको इनके परिवारवाद से जुड़े दलों को वोट देना है तो आप उनको चुनिए, और अगर आपको मुझे चुनना है तो मैं आपके परिवार की सुरक्षा की गारंटी देता हूं, मतदाताओं की सुरक्षा की गारंटी देता हूं। पहली महत्वपूर्ण चीज तो ये थी। दूसरा, संगठन, जो बीजेपी की ताकत है, संगठन में किस तरह से भाषण दिया जाता है। आप याद कीजिएगा, पूरे भाषण में कहीं ये बात उन्होंने नहीं कही कि नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए। उन्होंने कहा आपका जो प्रत्याशी है वो है कमल, यानी पार्टी का सिंबल, चुनाव चिन्ह। और ये बीजेपी की रीति नीति है, बीजेपी बात करती है तो कमल की बात करती है। और जो उन्होंने मंत्र कार्यकर्ताओं को दिए हैं, संगठन का जो मंत्र उन्होंने फूंका है, वो तो मुझे लगता है कि न सिर्फ बीजेपी के लिए, बल्कि अगर उसको अपोजिशन भी गंभीरता से सुनेगा तो बीजेपी की ताकत को समझ पाएगा। उन्होंने कार्यकर्ता को क्या कहा जया, उन्होंने कहा कि आप राजनीति मत चमकाइए, आप जाइए ये पता करिए कहाँ गांव में किसके पास थर्मामीटर है, किसके पास कमर दर्द होने पे गर्म पानी की जो थैली आती है वो है, इससे आप उसको सर्कुलेट कर पाएंगे। फिर देखिए एक महत्वपूर्ण मंत्र, वो मणिनगर का उदाहरण दिया कि कुपोषण के लिए 2 बेर खिला दो, बेर का मौसम है, खजूर खिला दो, खजूर का मौसम है। फिर उन्होंने कहा यूरिया लाना है, पूरे गांव का यूरिया ले आइए, पैसे बचेंगे, इकट्ठे आप यूरिया ले आएंगे, गांव का पैसा बचेगा। फिर उन्होंने कार्यकर्ता से कहा तुलनात्मक आंकड़ों की बात करिए, पढ़िए। आप याद करिए वो खुद कितने तुलनात्मक आंकड़ों से बोले कि कांग्रेस के समय उन्होंने दावा किया कि 1 GB 300 रुपए का पड़ता था। आज के हिसाब से 20 GB अगर औसतन उपयोग होता है, एक व्यक्ति करता है भारत में, तो 6000 रुपए महीने बिल आता, लेकिन अब बिल आता है 300 रुपए तक। तो इस तरह के आंकड़ों से बहुत मैसेज दिए। पसमानदा मुसलमानों की बात उन्होंने की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अब समान नागरिक संहिता सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, और उन्होंने साफ संकेत किया कि हम लेकर आने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पसमानदा मुसलमान वो होते हैं जो ओबीसी और दलित हैं। भारत में केवल 15% मुसलमान ऐसे हैं, दक्षिण एशिया में मुसलमानों में भी जाति की ये चुनौती है। और 15% मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, अशरफ यानी सवर्ण मुसलमान। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए,
एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। ये विपक्षी दलों की हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। शरद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पसमंदा मुसलमान, इनके बारे में एक बार आपको बता दें कि वो मुसलमान जो कौम के दूसरे वर्गों की तुलना में तरक्की में कहीं ना कहीं पीछे रह गए और उन्हीं का जिक्र इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। शरद जी, आप भी जिक्र कर रहे थे पसमानदा मुसलमानों का। 3 तलाक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने बात की। मैं मुसलमानों के इस मुस्लिम वर्ग को लेकर ही आपसे चर्चा कर रही हूँ। 3 तलाक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने बात की, तुष्टीकरण की राजनीति पर बात की और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा इस मंच से कि मुसलमानों को ये समझना होगा कि आपको भड़का कौन रहा है, ये आप समझिए। बिल्कुल, देखिए, पसमानदा मुसलमान हमेशा से उपेक्षित माने गए हैं और दक्षिण एशिया का ये मसला है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां मुस्लिम आबादी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो बहुसंख्यक हैं मुस्लिम। पसमानदा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है पीछे छूट गए। और पसमानदा को लेकर यह आरोप हमेशा लगता रहा है कि सवर्ण मुसलमान जो हैं, जो माने जाते हैं, सवर्ण मुसलमान यानी शेख, पठान बिल्कुल सर, और मैं लौटूंगी मुगल। आपके पास, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रवाना होते हुए बड़ी खबर और सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 4 घंटे के सफर के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए हैं। 2024 को लेकर जीत का मंत्र दिया है कि कार्यकर्ताओं को कैसे काम करना है, कैसे एक साथ मिलकर पार्टी के विकास में काम करना है, कैसे संतुष्टिकरण की जगह संतुष्टिकरण करना है ताकि प्रदेश की जनता, देश की जनता का सम्मान हो। अश्विनी सिंह, बिल्कुल बिल्कुल सूरज, देखिए सुबह से ये कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जब से मध्य प्रदेश का शुरुआत, तब से कोशिश के हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश हो। और जब पहुंचे थे मध्य प्रदेश तभी सबसे पहली तस्वीर पहुंचाई थी। और अब जब रवाना हो रहा है उनका काफिला, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भोपाल के उनके कार्यक्रम समाप्त हो चुके हैं और अब जा रहे हैं दिल्ली। यहाँ की पहली तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाई है। देखिए, ये संवाददाता उसके बाद अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी होने वाली। करीब 4 घंटे में अलग अलग कार्यक्रम में रहे, खासतौर से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद 23-24 की क्या तैयारी है, कैसे कार्यकर्ताओं को संगठित होकर काम करना है, कैसे 2024 में पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाना है, सरकार की योजनाओं को गिनाना है, उन तमाम पहलुओं को लेकर धीरे धीरे बातचीत की और प्रधानमंत्री मोदी ने जीत का मंत्र दिया। सबको एकजुट रहना है, कैसे एकजुट रहकर काम करना है। देखिए, ये धीरे धीरे काफिला नजर आ रहा है और देखिए ये धीरे धीरे जो एसपीजी की गाड़ियां, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली झलक देखिए, ये गाड़ी में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाय करते हुए। देखिए, ये अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, उनका अभिवादन किया और धीरे धीरे ये जो काफिला है वापस राजा भोज एयरपोर्ट की तरफ रवाना होता नजर आ रहा है और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर निकल गए हैं और जो जनता है उसका भी अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 4 घंटे के सफर के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए हैं। 2024 को लेकर जीत का मंत्र दिया है कि कार्यकर्ताओं को कैसे काम करना है, कैसे एक साथ मिलकर
बिल्कुल। और किस तरह से जो आज का जो कार्यक्रम रहा, सबसे बड़ी बात यह रही कि किस तरह से इस कार्यक्रम को साधा गया। एक ऐसा कार्यक्रम नहीं था कि ये अचानक से होने वाला कार्यक्रम हो। इस कार्यक्रम को लेकर पहले से काफी तैयारियां की गई होंगी, क्योंकि जिस तरह से मुद्दों को उठाया, खासकर इसमें जय एक बात और देखने को मिली कि जिस तरह से जो विपक्ष के इस बार के मुद्दे रहे, विपक्ष ने जो गारंटियां दी, विपक्ष ने जो नारे दिए, उन नारों को ही प्रधानमंत्री ने इस तरीके से पेश किया कि हमें इनको कैसे दबाना है और कैसे अपने वादों को, अपने नारों को ऊपर रखना है। चलिए, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, जिस तरह से अगर इस पूरे आज के कार्यक्रम को देखें, एक या दो पहलू ऐसे रहे जिन पर गौर करना जरूरी है। मुस्लिमों को लेकर अभी हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे, 3 तलाक का मुद्दा हो, 370 भी उसमें लेकर आए, कश्मीर को लेकर भी उसमें उन्होंने चर्चा की, और तमाम ऐसी चीजें रहीं जहां एक मुस्लिम केंद्र में उन्होंने अपने बयानबाजी में रखा। क्या 2024 के आने वाले चुनावों में ये मुद्दे सेंटर में रहने वाले हैं? 3 तलाक का मुद्दा, और जिस तरह से सिविल कोड की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, क्या ये मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण इस बार के चुनावों में रहने वाले हैं? देखिए, जो संकेत हैं, इससे पहले तो ये हम समझें कि मोदी जी ने बहुत ही क्लेवरली, बहुत बुद्धिमानी से उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन मध्य प्रदेश के लिए लॉन्च किया, और लोकसभा का कैंपेन भी उन्होंने यहाँ से लॉन्च किया। और मध्य प्रदेश को क्यों चुना गया, बात बहुत साफ है, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी की संगठन शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, और दूसरा यहाँ 5 महीने बाद चुनाव है। पड़ोसी राज्य जो पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा रहा, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, तो दोनों ही राज्यों के लिए एक तरह से उनका चुनाव का कैंपेन लॉन्च हुआ, और लोकसभा के लिए भी उन्होंने ऑफिशियली अपना चुनाव कैंपेन लॉन्च कर दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण, ये इस पर उन्होंने बहुत सख्त चोट की। उन्होंने कहा कि जब खुद जिन देशों में इस्लाम की बहुलता है और जो इस्लाम के स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तान जिनमें शामिल है, मिस्र शामिल है, जिसके दौरे से इजिप्ट से वो लौटे हैं अभी, जब वहाँ पर ट्रिपल तलाक प्रचलन में नहीं है, तो भारत में इसके लिए आंसू बहाने वाले लोग कौन हैं और उनका एजेंडा क्या है? ये बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। पसमानदा मुसलमानों का विषय उन्होंने उठाकर कहीं ना कहीं ये संकेत दिया कि केवल 15% मुसलमान, जिनको यह सुनकर हैरत होती है कि सवर्ण मुसलमान जैसा शब्द भी दक्षिण एशिया में प्रचलित है, भारत भी उसका हिस्सा है, कि 15% सवर्ण मुसलमान 75% पसमानदा मुसलमानों का, जो कि दलित और बैकवर्ड है, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। समान नागरिक संहिता पर अब हमारी दिलचस्पी और बढ़ गई है कि इसके जरिए क्या पसमानदा मुसलमानों के लिए, मैं अभी सिर्फ ये अनुमान लगा रहा हूं कि क्या रिजर्वेशन की बात होगी? अगर ये मसला है तो ये एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है कि क्या आगे जाकर जब कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो पसमानदा मुसलमान जो हैं, जो पिछड़े और दलित हैं, क्या उनके रिजर्वेशन की बात करेगी बीजेपी? क्योंकि ये 75% मुसलमान है, 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों में 75% पसमानदा मुसलमान है, तो उनके शोषण की बात करके प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को एड्रेस किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि घोटालेबाज घबराए हुए हैं, जैसा हम बात आप भी कर रहे थे, आप लोग भी कर रहे थे, घोटालेबाज घबराए हैं और उनका कॉमन मिनिमम, उन्होंने गिन कर एक घोटाले गिनाए, पुराने घोटाले, कॉमनवेल्थ की बात की उन्होंने, मनरेगा घोटाले की बात की, तमाम चीजें उन्होंने गिनाई घोटाले को लेकर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कार्यकर्ता, देश के 10 लाख, मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये जो बीजेपी का कैंपेन है, इसके लिए 10 लाख कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हुए उन्होंने वो मंत्र दिए, जो मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे उनके मन में जाएंगे, आप कैसे उनके मन में घर करेंगे। इसकी जो उन्होंने सिलसिलेवार बात बताई है कि आप अखबार पढ़िए, आप सूचनाओं को इकट्ठा करिए, आप सूचनाओं से लैस रहिए, आप अपने क्षेत्र के मतदाता को ताकतवर बनाइए, उसको राजनीति से लेना। प्रधानमंत्री की ओर से शरद जी दिया गया है, इसी मंत्र को न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का मैं रुख करूंगी। सर, तमाम बड़ी बातों पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, उन्होंने कहा है, तमाम दिग्गजों का नाम उन्होंने गिनाया, उनके बेटे बेटियों का नाम गिनाया, और इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों तक भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर आपको कांग्रेस के जो नेता है उनके बेटे बेटियों का अगर विकास करना है तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए, अगर आपको राजद से जुड़े जो नेता है उनके बेटे बेटियों का अगर विकास करना है तो आप राजद को वोट दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आम जन ये चाहता है कि आपके पोते पोती आगे बढ़े, आपके बेटे बेटियों का विकास हो, तो आपको कमल का ही बटन दबाना है, आपको भाजपा को ही वोट देना है।
देखिए, मोदी जी एक इलेक्शन कैंपेन को लॉन्च कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर उनकी जो पूरा भाषण का डिज़ाइनिंग था वो संगठन से शुरू होता है। और चूंकि 5 राज्यों के बहुत अहम चुनाव हैं, जिसमें 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये बहुत ही अहम है, जहां 5 महीने बाद चुनाव होना है। तो बहुत ही अहम उनका ये दौरा मध्य प्रदेश का रहा है। तो विपक्षी एकता पर जो उन्होंने चोट की है, क्योंकि विपक्ष ने ध्यान खींचा है लोकसभा चुनाव 2024 के पहले, जिस तरह से 2 राज्यों में कांग्रेस अपनी जीत से उत्साहित है, 6 महीने के भीतर हिमाचल और कर्नाटक उसकी झोली में आए हैं, तो उससे कांग्रेस में एक उत्साह है। प्रियंका गांधी एक कैंपेन लीडर के तौर पर पहचान अपनी बना रही हैं। राहुल गांधी पर्दे के पीछे सरक गए हैं अपनी मां की तरह, सोनिया गांधी की तरह। जिस तरह सोनिया जी कभी केंद्र में नहीं आती थी, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आती थी, राहुल गांधी के लिए भी शायद खुद राहुल गांधी ने और उनके रणनीतिकारों ने ये भूमिका चुनी है कि आप कैंपेन में आगे रखिए प्रियंका को और पर्दे के पीछे आप स्ट्रैटेजी बनाइए विपक्षी दलों के साथ। विपक्षी दल खुद बहुत बेचैन है। जिस तरह महाराष्ट्र में अपने भतीजे को लेकर शरद पवार को काफ़ी उथल पुथल उनके यहाँ हुई और उनको बहुत सी चुनौतियां का सामना करना पड़ा। लालू जमानत पर हैं और नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन की शायद आखिरी लड़ाई लड़ रही हैं। ममता बनर्जी अभी भी राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी पहचान बनाने के लिए जूझ रही हैं और दक्षिण से कोई बहुत मजबूत प्रतिनिधित्व विपक्षी एकता में नहीं है, चाहे स्टालिन की बात करें या चंद्रशेखर की बात करें या केरल की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें। तो कुल मिलाकर दारोमदार जो है वो कांग्रेस पर ही है और नीतीश कुमार पर, यानी लालू पर, आरजेडी पर है और नीतीश कुमार जी पर है। तो ये जो गठबंधन है यही बीजेपी के लिए चुनौती बनता हुआ दिखा है। तो प्रधानमंत्री ने बहुत ही परिवारवाद की राजनीति पर उन्होंने चोट की है। उन्होंने फिर एक बार ये मैसेज देने की कोशिश की है कि एक चाय वाला, बीजेपी ही वो पार्टी है जहां एक चाय वाला प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन अपोजिशन में परिवारवाद की लंबी श्रृंखला है। तो उन्होंने अपने कैंपेन में काफ़ी गहरी तगड़ी चोट भी की है और देश की जनता को मध्य प्रदेश से ये मैसेज देने की भी कोशिश की है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, यहां आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आश्वस्त हो सकते हैं अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं। अब ये जनता पर होगा कि वो इस दावे को किस तरह परखती है वोट की कसौटी पर। इस बार के मुद्दों की अगर हम बात करें, जिस तरह से देखा जा रहा था, अगर 2000 हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 2014 के चुनावों से पहले भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा रहा, जिसे लेकर बीजेपी ने पूरे देश में प्रचार प्रसार किया और सरकार बनाई। वहीं आते आते 2019 में फिर बीजेपी ने मुद्दा उठाया विकास का, और उस वक्त जो चुनावी माहौल था, विकास ऐसा शब्द था कि हर बैनर पोस्टर पर विकास शब्द हमें जरूर सुनाई देता था। अब फिर घूमकर 2023 में जब वापस आते हैं, 2024 की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी का लगभग 2 घंटे का संबोधन रहा। उन्होंने वही बातें कुरे दी, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, मनरेगा घोटाला, तमाम पुरानी बातें कही, लेकिन विकास शब्द का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर पाए। तो क्या लगता है इस बार के मुद्दे कौन से हो सकते हैं? क्या फिर से वही पुराने मुद्दों पर बीजेपी आगे जाएगी या विकास के मॉडल को फिर से आगे रख पाएगी? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसी में जवाब छिपा है। उन्होंने घोटालों की बात की, इसका मतलब ये नहीं है कि विकास पीछे छूट गया। दरअसल मुझे ये लगता है कि कॉन्ट्ररी अब मोदी फिर विकास की बात बहुत ताकत से करते हुए नजर आए हैं और 2024 में बीजेपी का जो एजेंडा होगा वो विकास ही होगा। कॉमन सिविल कोड एक बड़ा इशू है, लेकिन कॉमन सिविल कोड एक ऐसा इशू है कि जो बहुत भावनात्मक मुद्दा नहीं है, जिसके लिए देश में अलग अलग जगह राज्यों में आंदोलन नहीं हुए हैं कि कॉमन सिविल कोड के लागू करना चाहिए, जैसा राम मंदिर के लिए बात हुई है या 370 के लिए जिस तरह का ये इशू रहा है। तो अब बीजेपी का जो कोर, इसीलिए उन्होंने बार बार बात की उज्ज्वला योजना की। उन्होंने बार बार कार्यकर्ता से कहा कि सरकार की, जैसा एक प्रश्न उत्तराखंड से एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता ने किया कि तुष्टीकरण की बात तो होती है, हमने संतुष्टीकरण की बात की, तो क्या ये बिल्कुल ठीक है, हमारी बात लोग समझ रहे हैं? तो वो उन्होंने ये बात की है कि हम लोगों को एम्पावर करने जा रहे हैं, हम लोगों को ताकतवर बनाने जा रहे हैं। उन्होंने आंकड़ों के साथ ये बात करने की कोशिश की। इसके पहले के भी जो वक्ता थे उन्होंने भी मोदी जी की ताकत की बात की कि देश में गरीबी कहाँ खड़ी है आज, विकास में हम देश की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं पूरी दुनिया में, भारत की एक्सेप्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर मैसेज बीजेपी की तरफ से
ये था साफ कि बीजेपी ही वो विकल्प है जो देश को आगे ले जाने में पूरी ताकत से बढ़ सकता है। तो मुझे ये लगता है दिनेश कि 2024 में बीजेपी का एजेंडा विकास होगा और विपक्ष पर परिवारवाद और कथित घोटालों को लेकर प्रहार होगा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का हुआ जिसमें आज जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता रहे उनमें एक नई ऊर्जा का संचार प्रधानमंत्री मोदी ने किया और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होने के साथ साथ 2024 और 2023 का एजेंडा भी इसी कार्यक्रम से सेट कर लिया गया है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा था और उस दौरे से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर, ये मेगा कवरेज आप तक बंसल न्यूज ने पहुंचाई है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।